न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोच्चि से ये खबर सामने आई है, जहां कोच्चि दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी मिली है। पीएम मोदी को जान से मारने की ये धमकी दी गई है। बता दें आपको कि केरल में हाई अलर्ट जारी है इस वक्त और केंद्रीय एजेंसियों ने रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल यात्रा से पहले धमकी भरा एक पत्र आया है और इसी के बाद से प्रशासन अलर्ट है। और साथ ही आपको बता दें कि कोच्चि दौरे से पहले प्रधानमंत्री को धमकी भरा पत्र दिया गया और इसके बाद केरल हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेटर भेजने वाले ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोच्चि यात्रा के दौरान आत्मघाती हमला करने की धमकी दी है। तो वहीं इस पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम और पता सब कुछ लिखा गया है और इसके तुरंत बाद ही पुलिस वहां तक पहुंच गई जिसका नाम पत्र में लिखा था। इस वक्त कार्रवाई जारी है इस पूरे मामले को लेकर। लगातार जो एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले पर सतर्क नजर आ रही हैं और रिपोर्ट मांगी गई है केरल सरकार से। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी एक शख्स ने दी है। पत्र के जरिए आत्मघाती हमला करने की धमकी दी गई। बता दें आपको कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उस दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री के नाम धमकी भरा पत्र आया है। और उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपनी विशेषता के साथ संभावनाओं के लिए भी जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश माफिया के गठजोड़ नहीं बल्कि महोत्सव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जब पीएम मोदी ने जो देश का नेतृत्व जब से संभाला है तो उत्तर प्रदेश में भी झटपटाहट हुई और 6 साल में यह भी बड़ा बदलाव आया है। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। ये वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है? दीपावली की 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा। प्रदेश के अंदर प्रारंभ हम लोगों ने यही से किया कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है तो वैसी नहीं बड़ी आबादी है, कारण तो होंगे। सबसे उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, इस सबके अलावा और भी कुछ होगा। यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के आर्टिजन्स ने, हस्तशिल्पियों ने कुछ तो किया होगा। हमने उसकी मैपिंग करवाई। 75 जनपदों में से 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों की अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। जैसे मुरादाबाद में ब्रॉस का काम बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर वुडवर्क के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है,
लखनऊ की चिकन कारीगरी के लिए, वाराणसी सिल्क के कार्य के लिए, भदोई अपने कारपेट के लिए, अलग अलग जनपद के पास हमने इसकी मैपिंग करवाई। 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि इस जनपद के साथ भी कोई एक प्रोडक्ट जुड़ना चाहिए, और सभी 75 जनपदों को 2018 में ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक कार्य योजना उस समय लागू की थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पे 2017-18 में हमारा कुल एक्सपोर्ट केवल 86,000 करोड़ रुपए का था, आज वह लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। यह पिछले 6 वर्ष के अंदर। और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बताते चले कि जहां पर प्रचार की कमान संभालेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर प्रचार की जो खबर है वो सामने आई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम से प्रचार करना शुरू करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि शुरुआती दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर में प्रचार करेंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद कूच करेंगे, गाजियाबाद में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और इसी क्रम में भूपेंद्र सिंह मेरठ में कमान संभालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जहां पर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब तैयार है प्रचार की कमान संभालने के लिए। और इसी क्रम में निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे जहां वो प्रचार करेंगे। इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में प्रचार करेंगे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ दानवीर सिंह ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं यूपी से। दानवीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर और किस तरह की तैयारियां खासतौर पर सहारनपुर में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जैसे यूपी में निकाय चुनाव इस तरीके तेजी से बढ़ रहा है और नजदीक जो डेट है नजदीक आ रही है, उसको देखते हुए हर पार्टी अपने दफ्तर जोर लगा रही है। जब ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बीड़ा उठाया है और खुद चुनाव प्रचार में वो मैदान में आ रहे हैं। देखिए 24 अप्रैल को इस तरीके से सहारनपुर सभा करेंगे और साथ ही साथ देखिए शामली और अमरोहा में भी सभा करेंगे। तो चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार जिस तरीके से कहते हैं योगी जी ने एक तरीके से कह सकते हैं पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय कुछ सीटें कम हुई थी, उसको देखते हुए खुद अब चुनाव मैदान में आए हैं और मैदान में आने के बाद हर प्रत्याशी को जाकर वह वोटों के लिए पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे और ये पब्लिक के बीच जाकर जो योजनाएं योगी सरकार ने अब तक पब्लिक के बीच पहुंचाई है वो उन्हें गिनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ योगी सरकार ये चाहती है कि आने वाले 2024 तक चुनाव भी है सामने लोकसभा, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार सख्त है और योगी जी खुद चुनाव मैदान में आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और चुनाव की सभा की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से शुरुआत करने के बाद अन्य अदर जिलों में भी कई जगह सभा देखने मिल सकती है। जी प्रधानवीर, जिस तरीके से अब प्रत्याशी क्योंकि नामांकन भी कर चुके हैं, कैसा माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है और खुद अब सीएम योगी जब पहुंचेंगे वहां पर प्रत्याशियों की हौसला अफजाई के लिए? तो आप बात करें चुनाव माहौल की तो चुनाव माहौल बिल्कुल ठीक है और शांतिपूर्ण तरीके से यूपी सरकार ने खुद बीड़ा उठाकर ये प्रशासन को सख्त निर्देश दिए, चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं जैसे धारा 144 लागू है उसको देखते हुए और ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों ने ध्यान रखा है, प्रशासन की तरफ से भी ध्यान दिलवाने का काम बराबर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग इकट्ठा ना हो और चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से होता रहे। तो योगी सरकार ने कुल एक तरीके से कह सकते हैं हर प्रत्याशी को मैदान में लाने के बाद खुद योगी जी मैदान में आए हैं और प्रत्याशी को जनता से प्रधानवीर, हाल ही में जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है, खासतौर पर अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद से, तो सीएम योगी का पहली इस तरह से जनसभा होने जा रही है जहां पर वो वाकई में लोगों के बीच पहुंचेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए बात करें सुरक्षा की योगी जी की, जैसे अभी आपने जिक्र किया अतीक अहमद जी का, अतीक अहमद का जो अतीक अहमद का जो अभी
पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से इनकाउंटर हो जाता है, तो इस तरीके से उसको देखते हुए योगी जी ने कहीं अपनी सुरक्षा को लेते हुए तो अपनी कड़ी सुरक्षा बढ़वा दी गई है योगी जी खुद, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ाकर एक तरीके से कह सकते हैं प्रशासन सकते हैं, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस बल ज्यादा दिखाई दे सकता है सभाओं में, क्योंकि देखिए लगातार अतीत का जो मामला चल रहा है, तमाम उसके पूर्वों का भी डर है कहीं ना कहीं, इसको डर ध्यान में रखते हुए योगी जी की जो प्रशासन है, वो पुलिस अधिकारी आला अधिकारी है मौके पर मौजूद, बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, तमाम व्यवस्थाएं जो है इस तरीके से देख सकते हैं चौकन की गई है। तमाम चुनाव को देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो बहुत मतलब बारीकी से देखा जा रहा है, और योगी जी की सुरक्षा में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और ज्यादा चौकन्ना नजर आएगा। जी दानवीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है जहां निकाय चुनाव को लेकर। ये अपडेट इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसके लिए वो 24 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी निकाय चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और इसी के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी भी चुनाव की प्रचार की कमान संभालेंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राज्य में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार इसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे अखिलेश ने शनिवार को एक बार फिर से इसकी मांग तेज कर दी है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने अनेक मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। ये आपको किसने बता दिया? अरे चैनल वालों, भाई लोगों, अपने पैकेज के हिसाब से सवाल मत पूछा करो। समाजवादी पार्टी ने सभी टिकट दे दी हैं। ये छोटा चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते हैं। बड़े चुनाव में हमारा गठबंधन है, छोटे चुनाव में हमने कहा कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है, छोटे कार्यकर्ताओं हम कैसे निराश कर दें? कोई सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई और छोटा चुनाव लड़ना चाहता है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हम संस्कृति में, परंपराओं में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करने का हमारे देश की पहचान रही है, वो और आगे बढ़े। लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र ही है जो हमारे अंदर से डर निकालता है। और हमें उम्मीद है कि जिस खुशी के साथ आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे देश के सभी त्यौहार इसी खुशी से मनाए जाएंगे। और त्यौहार मनाने में, खुशियों में कोई सरकार भेदभाव नहीं करेगी। देखिए, त्यौहार के दिन, और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज़्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो जान दे देंगी लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने इस दौरान बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि कोलकाता में जिस तरीके से रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए, उन्हें संबोधित किया गया और इसी दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मैं आप लोगों को আপনাদের সবাইকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছি। শুভ ঈদ মুবারক। हो रहा तो आप लोगों को शुभ ईद मुबारक। आपका परिवार को, आपका परिजन को, आपको दोस्त को और हर विश्व को, हर आदमी को हमारा बंगाल से विश्व का शांति चाहिए। हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहते हैं आज ईद का दिन हम वादा करते हैं हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने हम तैयार नहीं है। अगर भरोसा है तेरा ही भरोसा है, भरोसा है तो हमका भरोसा है। अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे, आप लोगों को इफ्तार कबूल करे और आप लोगों को प्यार भी कबूल करे। मैं तो कहना चाहूंगी आप लोग शांति से रहिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई गद्दार पार्टी, हमको तो गद्दार का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो रुपया का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो एजेंसी का साथ में भी लड़ने पड़ते हैं। हम लड़ने के लिए तैयार है कि हमारे को हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हम माथा झुकाने के लिए तैयार नहीं है। कोई आदमी बीजेपी के पास रुपया लेके और वो कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला तुम्हारा इतना हिम्मत। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कथित तौर पर मिले सीबीआई के नोटिस के मामले को लेकर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की नहीं कि सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन हैरानी इस बात की हुई है कि ये करने में साहब ने 10 दिन क्यों लगा दिए। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा। भारत में 22 अप्रैल को ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार होता है और इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का यह त्योहार भाईचारे और शांति का संदेश लाता है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ईद की नमाज है वो अदा की गई है और 6 अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की अयोध्या से है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम नमाजी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ईद से पहले की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। दूसरी तस्वीर आगरा से है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी शांति और सौहार्द के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। नमाज के साथ यहाँ पर इस त्योहार की शुरुआत की गई और साथ ही अगली तीसरी तस्वीर है रायबरेली की।
रायबरेली में भी आप देख सकते हैं कि सभी जो नमाजी हैं नमाज पढ़कर ईदगाह से बाहर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज का जो ये त्योहार है ईद का, इस मौके पर घरों में भी खास तरह की सेवइयां बनाई जाती हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। अगली तस्वीर की ओर रुख करेंगे। तस्वीर है अलीगढ़ से, जहां आप देख सकते हैं कि नमाज पढ़ी जा रही है। और इसी के साथ साथ अगली और तस्वीर की ओर रुख करेंगे। मुरादाबाद से तस्वीर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि न सिर्फ ईदगाह में लेकिन इतने सारे नमाजी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं कि सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो नजारा मुरादाबाद से सामने आया है, यहाँ पर ईद के मौके पर जो नमाज पढ़ी गई है, जो दिन की नमाज होती है, उसमें तमाम नमाजी ईदगाह के साथ साथ सड़कों पर भी इकट्ठा हुए हैं और नमाज पढ़ी गई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। पहले ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की जो गश्त है वो तेज कर दी गई थी। पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि शांति के साथ और भाईचारे के साथ त्योहार को मनाया जाए। और इसी लिहाज से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश थे कि हर त्योहार पूरी शांति के साथ मनाया जाना चाहिए, व्यापक इंतजाम किए जाएं। प्रशासन को पहले अलर्ट किया गया था और इसी क्रम में पूरी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज जो है अदा की गई है। नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नमाजियों की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया है। और आपको ये बता दें, अगली तस्वीर जो आखिरी तस्वीर है वो संगरूर पंजाब से है, जहां पर नमाजियों ने नमाज अदा की है। और आज ईद के त्योहार का जश्न पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और पूरे देश में ईद का त्योहार इस वक्त जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर के पावन मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मस्जिदों में अमन चैन की दुआ के साथ साथ ईद पर नमाज अदा की गई और एक महीने तक पाक रमजान महीने के बाद जुम्मे पर अलविदा की नमाज अदा की गई थी। शनिवार को यानी आज मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने देश और दुनिया में शांति की कामना के साथ शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की है। एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा और इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आला अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मुस्तैद दिखाई दिए। देखिए, यह जो त्यौहार है ईद का, ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए और हम सभी के लिए सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार है। ये कुर्बानी का त्यौहार है, ये समर्पण का त्यौहार है। और इस ईद के पावन अवसर पर जहां बड़े ही खुशियों के साथ पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सभी को ईद का दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि यह त्यौहार समाज में एक भाईचारा और सद्भावना स्थापित करता है। मैं दुआ यही मांग रहा हूँ कि देश में अमन और शांति रहे। अब क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, मिलने आते हैं, ईदी मिलती है। और ईद के मौके पर आगरा में भी आज गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिला है। रमजान के एक महीने तक इबादत के बाद मुस्लिम समाज ईद मना रहा है और ईदगाह, ताजमहल और जामा मस्जिद समेत शहर के काफी अन्य मस्जिदों में भी ईद पर आज उत्साह देखने को मिला है। भारी भरकम संख्या में यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और देश में खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई है। ईद पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं भी दी हैं। जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर एक साथ पहुंचे हैं। एक साथ सिर झुकाकर ईद की नमाज अदा की गई है और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी हैं। सुबह से ही मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। रमज़ान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है। आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलके इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं और हमारे जहाँ तक पुलिस फोर्स है वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और
हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज। और आज पूरे भारतवर्ष में ईद का त्योहार खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उसी के तहत पंजाब के जिला संगरूर में भी ईद का त्योहार और ईद की नमाज अदा की गई है। इसमें संगरूर के विधायक नरेंद्र कौर भराज ने भी शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने संगरूर की मस्जिद का भी जायजा लिया है। इसी के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा गया कि पंजाब में मुस्लिम भाईचारे की एकता से और प्रेम प्यार से पूरे पंजाब में ईद का त्योहार खुशी के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं सब तो पहला तो समुचे देशवासियों नूं, मुस्लिम भाईचारे नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ ईद ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੀ ਆ। और ਅੱਜ क्योंकि 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 30 दिन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ। और अयोध्या में रामलला के जलाभिषेक के लिए 156 देशों का जल आज अयोध्या पहुंचा है, जहां अयोध्या के एंट्री रेलवे स्टेशन पर 156 देशों के जल का स्वागत किया गया है। और बताया जा रहा है कि आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश के नेतृत्व में 156 देशों का जल अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए और महिलाएं नाचते गाते अयोध्या में प्रवेश करते नजर आई हैं। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के बीच आप जैसे कि देख सकते हैं कि 156 देशों का जल लाया गया है और स्वागत किया गया है। इस पवित्र जल से कल यानी कि 30 अप्रैल को राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। और जनपद हापुड़ से खबर है, जहां तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गढ़मवाना रोड पर एक हादसा हुआ है। जो आपको बता दें कि भैंसा बग्गी सड़क किनारे खड़ी एक बग्गी से टकरा गई। इसके बाद बग्गी पलट गई है और इस दौरान भैंसा बग्गी पर बैठी महिला और बच्ची बार बार बच गए, जबकि भैंसा बग्गी लेकर भाग गया है, जिसके पीछे लोगों ने भागकर किसी तरह उसे रोका और नियंत्रण में किया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि महिला जमीन पर गिर गई है और उसकी बच्ची जमीन पर गिरी है और साथ ही बग्गी जो है भाग चुकी है, जो भैंस है वो बग्गी लेकर भाग चुका है। और इसी दौरान ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। और अब बीजापुर की ओर रुख करेंगे, जहां माओवादी विरोधी अभियान के दौरान नेशनल पार्क एरिया में थाना फरसेगढ़ क्षेत्र में करे पिल्लूर के आसपास माओवादियों के कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। बताया गया है कि मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर, माओवादी की वर्दी और कई साहित्य भी बरामद किए गए हैं। आपको ये बताते चलें, इस दौरान पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए गए प्रेशर बम को भी निष्क्रिय किया गया है। काकलेर, मरवाड़ा, टेकमेटा एवं पिल्लू के जंगलों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के सचिव दिलीप पेड़िया एवं उसकी टीम की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम को एंटी नक्सल हाउस पर रवाना किया गया था, जो दिनांक। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।